10 दिसंबर। सूरज निकला हस्बे माबुल मशरक़ से और हस्बे मौसम ज़रा देर से। अगर वह किसी और सिम से निकल आता या मुकर्ररा वक्त से पहले तलू हो जाता तो किसी को ताज्जुब न होता। ईरान का हर बाशिंदा आज एक मौजज़े के रूनुमा होने का मुंतज़िर है। सूरज ने मौजज़ा दिखाने से इनकार कर दिया है, उसने शहंशाह का लिहाज किया है। हम नाम और हम मर्तबा जो ठहरे, वो मेहर फलक या आर्या मेहर। बहरहाल वो काम जो सूरज से ना हो सका वो लोगों ने कर दिखाया। सिवाय शिमाल के वो तेहरान शहर की हर जानिब से निकल आए। परे के परे, गोल के गोल, दल के दल। 9, 9:30 बजे सुबह के बाद जो शख्स भी घर से बाहर कदम रखता है वो इस हजूम का हिस्सा बन जाता है जो पहले ही गली में जमा हो चुका है। गली कूचे उबल पड़े हैं। जहाँ गली सड़क से मिलती है वहाँ टुकड़ियाँ मिलकर छोटा सा जुलूस बना लेती हैं। जहाँ छोटी सड़क किसी बड़ी सड़क में जा मिलती है वहाँ खुद ब खुद एक बड़ा सा जुलूस बन जाता है। ये छोटे बड़े जुलूस ख़ियाबान शाह रज़ा और ख़ियाबान आइज़नहावर पहुँचकर सबसे बड़े जुलूस में गुम हो जाते हैं जो शाहियात की तरफ रवां है। इस वक्त जुलूस निकले हुए कोई 3 घंटे हो गए। हजूम देखने से ताल्लुक़ रखता है। मीलों तक आदमी ही आदमी है। उर्दू मुहावरे का लिहाज रखते हुए अगर शाहियात पर थाली फेंको तो सरों पर होती हुई 8-10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बाज़ार बुज़ुर्ग में उस दुकान पर पहुंच जाएगी जहां से उसे ख़रीदा था। मकामी मुहावरे के मुताबिक भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जाए बराए सोजन अंदाख्तन न गुज़ाश्त। सुई फेंकने की जगह भी बाकी नहीं बची। 1-2 हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे हैं। उनको ऊपर से क्या नज़र आ रहा होगा? यही कि 1000 पाँ ने तेहरान में अपने पाँव जमा लिए हैं। सर उसका शाहियात, ऊपर का धड़ ख़ियाबान आइज़नहावर, नीचे का धड़ ख़ियाबान शाह रज़ा और दोनों जानिब हर सड़क और हर गली में उसके पाँव। 1000 पाँ जो हो। एक हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंदी पर उड़ रहा है, दूरबीन की हद से परे, आम हथियारों की जद से बाहर। ये अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान है कि इसमें कौन सवार है। सवाल यह है कि उस बुलंदी से वो शख्स सिर्फ हजूम को देख रहा है या उसके नारे भी सुन रहा है। नारों के मामले में ईरान और पाकिस्तान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हिमायत के लिए हमारे यहाँ जिंदाबाद है और यहाँ दरूद। मुखालफत के लिए हमारे यहाँ मुर्दाबाद है और यहाँ मर्ग। जोश पैदा करने के लिए दोनों जगह अल्लाहू अकबर। नारा लगाने का तरीक़ा अलबत्ता दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ है। उनका नारा फुलझड़ी की तरह होता है और हमारा नारा पटाखे की तरह। ये बेहद बड़ा जुलूस है और शहंशाह से इस कदर की नाराज़ी है, मगर इन दोनों बातों का एहसास नारे से नहीं होता। मर्ग बर शाह एक बेरौब और फुसफुसा नारा है। ना रवां पढ़ा जा सके, ना बेसाख्ता लगाया जा सके, ना अंतरा उठाया जा सके। इसमें ना मुर्दाबाद का दबदबा है, ना लेके रहेंगे की धाक, ना मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की ईमान अफरोज़ी। इनकलाब के बुनियादी नारे वही 3 हैं: मर्ग बर शाह, दरूद बर खमीनी, मर्ग बर अमरीका। पिछले चंद दिनों से नारों की नई नई सूरतें पढ़ने और सुनने में आ रही हैं। पहले नारे का एक कोर्स बना लिया। पहले मिसरे को तो लोग बदल बदल कर दोहराते हैं कि शाह ऐसा है और वैसा है, फिर टेप का मिसरा पढ़ते हैं, मर्ग बर ई शाह, मर्ग बर ई शाह। एक जुलूस में कपड़े पर यह शेर नुमा स्लोगन भी लिखा हुआ देखा: मेदी ब्याह, शाह मुसलमान शुदा, आब वज़ूअश खून जवाना शुदा। मेदी मुंतज़िर अब आ भी जाइए, शाह मुसलमान हो गया है, नौजवानों के खून से वज़ू कर रहा है। तीसरे नारे में पिछले दिनों ये इजाफा हुआ कि जो कोई जिस मुल्क से नाराज़ है वो अमेरिका के साथ उसका नाम भी शामिल कर लेता है। सबसे ज़्यादा वजीफ़ा मर्ग बर अमेरिका के नाम का पढ़ा जा रहा है, ताहम रूस, बरतानिया और चीन भी अब इसके नारे की जद से बाहर नहीं है। 2 नारे नफ़रत की नज़र हैं। एक मोहब्बत के लिए वक्फ है। नफ़रत शहंशाह से और अमेरिका से, मोहब्बत आयतुल्लाह ख़ुमैनी से। नफ़रत एक जगह ठहरी हुई है, मोहब्बत है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। दरूद बर ख़ुमैनी के बग़ैर काम होता है न कलाम, ये मरकज़ है।
दूसरे नारे इसके गिर्द घूमते हैं। दूसरे नारे जोश और गुस्से से लगाए जाते हैं, मगर ये नारा अदब और एहतराम से लगाया जाता है। इस नारे की कुछ नई सूरतें भी देखने में आ रही हैं। नहज़त माँ हुसैनी अस्त, रहबर माँ खुमीनी अस्त, जिद्दोजहद हुसैनी है और रहनुमा खमीनी है। एक नारा लिखने के काम ज़्यादा आता है, सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं, खुदा, कुरान, खुमैनी। वो नारा जो लोगों के जज्बात का सही तर्जुमान होने की वजह से ज़बान ज़द खलाइक है, बिल्कुल सीधा साधा है। अल्लाहु अकबर, खुमैनी रहबर। इस नारे की दिलकशी में कुछ हिस्सा उसके सुर और आहंग का भी रहा है। एक दिन बड़ा दिलचस्प नारा सुनने में आया। जिसने भी सुना वह ज़रा देर के लिए हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, और यही इस नारे का मकसद है। मर्ग बरशाह का कोर्स गाते गाते जब बहुत देर हो गई तो एक वसीला ग्रोह यकायक खुश दिली से जिंदाबाद शाह का नारा लगाता है। 2-3 बार जिंदाबाद शाह कहने के बाद एक आवाज़ आती है, कद्दाम शाह? कौन सा बादशाह? और फिर हजूम अपने हज़ारों फेफड़ों का सारा लोग जोर लगाकर जवाब देता है, शाह नजफ खुमैनी। जलूस के मुंतज़मीन बड़ी दूर अंदेशी और एहतियात से काम लेते हैं। ऐलान किया जाता है कि चंद मुंतखब नारे जो लाउड स्पीकर पर लगाए जाएंगे, उनके अलावा हरगिज़ कोई नारा बे इजाज़त ना लगाया जाए। अगर कोई सावाकी या खलल डालने वाला किसी इजाफी नारे पर इसरार करे तो फ़ौरन उसकी निशानदेही की जाए। इस ऐलान का नतीजा ये निकला कि जुलूस में नज़्म व ज़ब्त और ज़्यादा नुमायाँ हो गया। जब ये जुलूस तेहरान यूनिवर्सिटी पहुँचा तो गोया आतिशफ़शां फट पड़ा। जुलूस वहाँ रुक गया। लोगों ने उन नौजवानों को बहुत याद किया जिन्हें सावाक ने बड़ी अजियत देकर और फ़ौज ने बड़ी बेरुखी और बेरहमी से मार डाला था। दानिश जू अजीज़ शहादत, ए प्यारे तालिब इल्म तेरी शहादत। इसके बाद जो कुछ कहा गया वो बात इकबाल ने एक दिल आवेज़ शेर में यूँ अदा की है, सरे खाके शहीदे बर्ग हाय लाला मी पाशम के खूनशबा निहाले मिल्लत मासाजगार आमद। मैं शहीद की कब्र पर गुले लाला की लहू रंग पत्तियाँ निछावर कर रहा हूँ कि शजरे मिल्लत को इस शहीद के खून से सेंचा जाना खूब रास आया है। ये फ़ारसी शेर हाफिज़ यूसुफ सदीदी खत्तात ने संगे मरमर पर लिखा और संग सुर्ख और संग स्याह के हाशिए के साथ इसे BRB नहर के किनारे उस मकाम पर नस्ब किया गया जहाँ सितंबर 1965 में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर ने अपनी जान अपने वतन पर निछावर की थी। कई माह से हर रोज़ गोलियां खाने, खून बहाने, जनाजे उठाने और मातम करने के बाद आज सारा शहर और सारा दिन लोगों की अपनी मलकियत है, और ये मलकियत बिला शिरकत गैरे है। गैरों की मुख्तसर फहरिस्त में शहनशाह, फ़ौज, पुलिस और शुमाली तेहरान के बाशिंदे शामिल हैं। कल तक हर चीज़ उनके तसर्रुफ़ में थी, आज हर चीज़ उनकी गिरफ्त से निकली जा रही है। इख्तियार हाथ से जाने वाला है, लोग हाथ से निकल गए हैं। सबूत इसका वो जुलूस है जो आज निकला है, अंदाजे से बड़ा, तवक्को से बड़ा, सोच से बड़ा, इतना बड़ा कि जुलूस वाले खुद हैरान हैं। अगरचे आज नवी मुहर्रम है और तासुआ की निस्बत से इस जुलूस को गैर मामूली ताईद और तक़वियत मिली है, लेकिन इस इज्तिमा पर पूरी तरह सियासत की छाप लग गई है। जुलूस की आखिरी मंजिल शाहयात का बुलंद दरवाज़ा है। जुलूस वहाँ पहुँचकर एक करारदाद मंजूर करता है और मुंतशिर हो जाता है। इतने बड़े जुलूस को मुंतशिर होने के लिए कई घंटे दरकार है। रास्ते में कहीं कहीं वैन खड़े हैं जो नान और खजूर तकसीम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सफ़ेद बाजूबंद बांधे हुए हैं जिन पर इंतज़ामात लिखा हुआ है। वो हर तरह की खिदमत के लिए तैयार हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद, लाउड स्पीकर पर गुमशुदगी का ऐलान, टेलीफोन पर खैरियत की इत्तला। इधर जुलूस ख़त्म हुआ और इधर अहले अबलाग में हलचल मच गई। ख़बर निगार और नावा निगार, शुदा निगार, तज्जिया निगार, अक्कास और फिल्म बरदार, नुमाइंदे और आज़ाद कलम सब ने हिल्टन और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पर हल्ला बोल दिया है। उनकी तादाद बिलाशुबा सैकड़ों में है। ये सब दिन भर से एक बात पर गौर कर रहे हैं। जुलूस निकल आया, बहुत बड़ा था, इसका असर क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। हर एक बड़े इन्हमाक से अपने सफ़री टाइपराइटर पर झुका हुआ है। थोड़ी देर के बाद सब तार घर में कतार बनाए खड़े होंगे।
जितने मुंह उतनी बातें। जायज़ा लेने वाले 5-6 अफराद का एक ग्रोह हुक्म लगाता है, पहलवी अहद ख़त्म, अबूरी दौर शुरू। सेकुलर सियासी ग्रोह हैरान और परेशान। फ़ौज में बाजुओं और फाख्ताओं की फतह। आयतुल्ला ख़ुमैनी के सामने बाकी सारे सियासी रहनुमा और दीनी पेशवा मांद। मैंने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आज जब फैसला कुन लम्हा आया तो लाखों अफराद का जुलूस, जिसके सामने हुकूमत निज़ामी और शहनशाह ईरान दोनों बेबस हो गए थे, वो सिर्फ एक करारदाद मंजूर करके क्यों मुंतशिर हो गया? टेलीफोन बजा। कोई आधी रात का वक्त होगा। एक दोस्त ने पूछा कि जुलूस की तादाद का कौन सा अंदाज़ा आपको दुरुस्त लगा? मकामी रेडियो कहता है 3-4 लाख अफराद होंगे। गैर मुल्की रेडियो 10 से 20 लाख कह रहे हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि 30 लाख होंगे। बढ़कर बोली देने वाले ऐसे भी हैं जिनके नज़दीक जुलूस में शामिल होने वालों की तादाद किसी सूरत 50 लाख से कम ना होगी। मैंने कहा, जुलूस हाथी होता है, उसे आंखें खोलकर देखने के बजाय टटोल टटोल कर उसकी जसामत का अंदाज़ा लगाने की रीत चल निकली है। मैंने सेक्रेटरीट के बंद कमरे में भी नौकरी की है और साहिब ज़िला और साहिब किस्मत की हैसियत से खुली फ़िज़ा में भी काम किया है। फील्ड अफसर की हैसियत से हजूम की तादाद का मसला अक्सर खड़ा होता है। हर अदारा अलहदा तादाद बताता और मुस्सिर होता है कि उसका अंदाज़ा दूसरे अदारों के मुकाबले में हकीकत से ज़्यादा करीब है। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इन अफसरों के लिए जिनका वास्ता बराह रास्त आवाम से होता है, यह महारत कितनी ज़रूरी है कि वो ख़ुद किसी इज्तिमा में शामिल होने वाली की तादाद का सही अंदाज़ा लगा सकेंगे। मातहत इदारे हजूम की तादाद का अंदाज़ा लगाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते जितनी इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि हुकूमत को कितनी तादाद रास आएगी। हत्तुल इम्कान वो ऐसा अंदाज़ा पेश करना चाहते हैं जो हुकूमत वक्त के लिए खुशखबरी का दर्जा रखता हो। जलसा जलूस हक़ में हो तो मुबालगे से इसमें कसरत पैदा कर देंगे, खिलाफ हो तो मुगालते से काम लेंगे। मैंने फ़ोन पर सवाल पूछने वाले से कहा, बात लंबी हो जाएगी, मगर मैं अपना एक तजर्बा बयान करना चाहता हूँ। क़याम पाकिस्तान के पहले 10 बरस अहले लाहौर ईद की नमाज बादशाही मस्जिद में पढ़ने का अहतमाम किया करते थे। मस्जिद पूरी भर जाती थी, लोग बाहर भी सफ़ें बना लेते थे। मौलाना ग़ुलाम मुर्शिद की गुरु गिरफ्ता आवाज़ लाउड स्पीकर पर हजूरी बाग में गूंजा करती थी। सदर दरवाजे की छत पर कई गैर मुल्की इस ज़माने के भारी भरकम कैमरे मजबूत सह पाया आहनी फ्रेमों पर लगाए हुए तस्वीरें और फिल्में खींचा करते थे। ईद की छुट्टी के बाद जो अखबार निकलते उनकी सुर्खी कुछ इस तरह होती कि लाखों फर्जंदान तौहीद ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वतन में अक्सर तादाद 4-5 लाख लिखी होती। एक साल किसी खुश फहम सहाफ़ी ने सुर्खियों की में नमाजियों की तादाद 10 लाख दर्ज कर दी। मेरा सब्र का पैमाना जो इस सिलसिले में पहले ही लबरेज था, उस रोज़ छलक गया। खुश फहमी और ख़ुद फरेबी की आखिर कोई हद होनी चाहिए। मैं फीते वाले दोस्तों के हमरा बादशाही मस्जिद जा पहुंचा। कुछ नापा, कुछ रिकॉर्ड चेक किया, कुछ हिसाब लगाया। पता चला कि अगर एक मुसल्ला 2 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा हो तो बादशाही मस्जिद में कुल 52,000 नमाजी समा सकते हैं। अंदाजे को बेअंदाज बढ़ाने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि हर नशे की तरह फरेब का नशा भी मुहलिक होता है। टेलीफोन पर दूसरी तरफ से किसी ने लंबा सांस लिया और कहा, आप बात को कहाँ से कहाँ ले उड़े। मैंने पूछा था कि तासुआ के जुलूस में शरीक होने वालों की तादाद के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है। मैंने जवाब दिया, ज़रा तबीयत तुलानी हो गई है, वगरना बात बहुत मुख्तसर है। आज लोग मुआवजे की तलाश में निकले थे, उनका इतनी बड़ी तादाद में निकल आना ही एक मुआवजा है। 11 दिसंबर। आज वही हुआ जो कल हुआ था। राहपहमाई, मर्ग, दरूद, करारदाद और इन 4 अनासिर से मिलकर एक और मुआवजा। करारदाद वही कल वाली है। इसमें 17 दफ़ात हैं। दफ़ा 13 की रूह से फ़ौज को कूचा और बाज़ार में लोगों के मुकाबले ला खड़ा करना ख़यानत है। फ़ौज अपने हमवतनों से नहीं बल्कि बैरूनी दुश्मनों से दुश्मनी निकालने के लिए होती है। दफ़ा 17 के मुताबिक
मुकम्मल फतह हासिल करने तक जिद्दोजहद और जंग जारी रहेगी। ज़ार रूस के भगोड़े फौजियों के बारे में लेनिन ने कहा था कि भागने वाले हाथों के बजाय अपने पैरों से वोट डाल रहे हैं। कुछ इससे मिलती जुलती बात इन 2 दिनों में निकलने वाले जुलूसों के बारे में भी कही जा रही है। ये जुलूस नहीं बल्कि चलता फिरता रेफरेंडम है। इस रेफरेंडम में शहंशाह 100% वोटों से हार गया है। उसे एक वोट भी नहीं मिला, कल न आज। और आज उसके खिलाफ वोट डालने वाले कोई 20 लाख अफराद होंगे। फौज ने राय दही का हक इस्तेमाल नहीं किया, कल न आज। उसकी बेतरफी ही शाह की बरतरफी के लिए काफ़ी है। सर्दियों में असर और मगरिब के दरमियान वक्फा बहुत कम होता है। मैं इस मुख्तसर मुद्दत में तवील सैर का पूरा लुत्फ़ उठाने के लिए ज़रा तेज़ चल रहा हूँ। पार्क शहनशाही में भीड़ लगी हुई है, मर्द कम है, बच्चे और औरतें ज़्यादा हैं। झील से सीढ़ियाँ उतरकर जो 2 पुख्ता रविशें ढलान पर कियारियों के 2 जानिब बनी हुई हैं, उन पर चढ़ना मुश्किल हो रहा है। बच्चे स्केट बोर्ड पर सवार होकर तेज़ी से इन रविशों पर फिसल रहे हैं। घुटनों पर पैड बांधे हुए हैं, गिरते हैं और कपड़े झाड़कर फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। कुछ उम्र उनकी तरफदारी करती है और कुछ पैड उनकी हिफाजत करते हैं। अगर वो किसी बूढ़े से टकरा जाएं तो उसकी पीठ बाकी उम्र के लिए बिस्तर से लग जाए। ख़वातीन ने जदीद फैशन के सरबाई कपड़े पहने हुए हैं। 2-4 समूरी कॉलर वाले कोट इतने कीमती हैं कि उन्हें पहनकर पार्क में टहलने का ख्याल सिर्फ इसी सूरत में आ सकता है जब उनके इस्तेमाल के दूसरे तमाम मौक़े ख़त्म हो जाएं। इन बीवियों के सर पर स्याह स्कार्फ बंधा हुआ है। देखने वालों की याद दहानी के लिए आज इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने का कौन सा दिन है? अगला हफ्ता। ये फुर्सत और फरागत का हफ्ता कितनी खूनरेज़ी के बाद आया है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम के बाआफियत गुजरने के बाद सब ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमत, फ़ौज, मुज़ाहिरीन और तेहरान के गैर मुल्की बाशिंदे आराम दिली का दौरा है। न खून आलूद सियासत का तनाव, न उसके नतीजे में खून का बढ़ता हुआ दबाव। ज़ियाबितस के मरीज़ों का शुगर लेवल खुद ब खुद नीचे आ गया है। एसाबी मरीज़ों को भी अफाका है। वो लोग जो कदम कदम पर रौनक और हंगामा चाहते हैं, टेलीफोन और कैलेंडर लेकर बैठ गए हैं। दोस्तों में तारीखें तकसीम कर रहे हैं। आज इसके यहाँ और कल उसके वहाँ जमा होंगे। हफ्ते भर का प्रोग्राम बनाया है। 2 दिन ताश, 1 दिन शेर व शायरी, 1 दिन मौसीकी, 2 दिन वीसीआर फिल्में और जुमअतुल मुबारक को तिलावत और दीन की बातें। खाना हर रोज़ होगा कि उसके बगैर रहा भी नहीं जाता और मिलकर खाने में लज्जत और बरकत होती है। खाने के बारे में दबी ज़बान से कुछ लोगों ने मजबूरियों का जिक्र किया। गोश्त नहीं मिलता, मुर्गियों की तलाश में ख्वार होना पड़ता है, मछली बाज़ार में ढेरों है मगर इजाज़तनामे के बगैर पकड़ी हुई और बर्फ़ के बगैर रखी हुई। प्यास की बात ही अलग है। पहले अल्लाह दिन का चिराग मिले, फिर उसे घिस कर जिन बुलाया जाए और उससे प्यास की फरमाइश की जाए। वो भी दिन भर घूमने के बाद थका हारा खाली हाथ वापस आ जाए। जिस किसी के ज़ख़ीरे में ये चीज़ें मौजूद हैं, वो कहता है आखिर ये कहाँ की दानिशमंदी है कि मैं इमरजेंसी के 15-20 दिनों के लिए लफ्त लफ्त करके जोड़ा हुआ सामान ने फ़ौरनोश एक रात की दावत में उड़ा दूँ। फ़ोन और जवाबी फ़ोन, तजावीज़ और जवाबी तरामीम, मशवरे और मंजूरी, हल निकल आया। ये फ़ैसला मेज़बान पर छोड़ दिया कि दावत अकलौती हांडी वाली होगी या शराकती हांडी वाली। वन डिश में कई खूबियाँ हैं। तरद्दुद कम, तकल्लुफ़ बरतरफ, भरम बरकरार। शराकती खाना इस लिहाज से अच्छा है कि मिलजुल कर खाओ मगर अपना खाओ। दस्ते खुद, दहाने खुद, तामे खुद और याराने खुद। जुमा की नमाज के बाद एक ग्रुप के अफराद सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना रहे हैं। कई मकामात का जिक्र हुआ, कहीं फासला ज़्यादा है, कहीं महंगाई। मस्जिद सुलेमान और शोस्तर दूर है, दश्त और रामसर महंगे हैं। जहाँ कहीं पहाड़ की बर्फ़ानी ढालों पर उसकी बाजी होती है। ये वर्जिश बेजार जिस्म वहाँ जाकर क्या करेंगे। इसलिए आबे अली और शमशक का नाम फहरिस्त से खारिज। दरबंद अच्छी जगह है मगर बहुत करीब है। वहाँ पहुँचकर पिकनिक मनाने का एहसास तक नहीं होता, लिहाजा वो भी नामंजूर।
बास चीज़ों से लोगों को दिलचस्पी है, मगर इतनी भी नहीं कि उनके खातिर सफ़र की जहमत बर्दाश्त की जाए। ताकि शीरी फरहाद के लिए कौन अस्तान इलाम का सफ़र करे, हकीम उमर ख़याम की खातिर कौन निशापुर जाए। क्या ये काफ़ी नहीं कि हमने शुरू जवानी में 4 आने देकर शीरी और फरहाद को मैक्रो रोड के किनारे पटियाला ग्राउंड में लगे हुए तंबू में अपनी नादानी की दास्तान दोहराते हुए देखा है। थिएटर से बाहर निकलकर तमाशाई ने थिएटर वाले से पूछा कि शीरी औरत थी कि मर्द। जवाब मिला, मर्द। कम खर्च तफरी की तलाश करने वालों की बात आखिरकार कर्ज पर आकर ठहर गई। इस तफरीही मकाम पर एक पाकिस्तानी नौजवान का ससुराली मकान वाक़ है। जंगल, पहाड़, रोद कोही, खूबसूरत विला, विला के अंदर क्यारियाँ, खेती बाड़ी, फलदार दरख्त और बलूचिस्तान के हज़ारा कबीले के उर्दू बोलने वाले मंगोल सूरत मुलाजिम। हम लोग तो चाल पहुँचे, चेयर लिफ्ट की सैर होगी। वहाँ एक शख्स मिला, कहने लगा, मैं एक स्विस इंजीनियर हूँ जो इस चेयर लिफ्ट के नस्ब हो जाने के बाद उसकी जांच और आजमाइशी तौर पर इसे चलाने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 4 माह हो गए हैं। इस अरसे में मैं एक बार भी इस बुलंदी से उतरकर शहर तक नहीं गया। क्या आप यकीन करेंगे कि मैंने आज तक तेहरान नहीं देखा। बस शहर की एक झलक एयरपोर्ट से इस पहाड़ पर आते हुए दिखी थी। रात को अलबत्ता बहुत दूर और बहुत नीचे कुछ नन्ही मुन्नी रोशनियाँ मेरे कैबिन से नज़र आती हैं। शायद वही तेहरान होगा। ये मध्यम सी रोशनियाँ भी कई कई दिन नज़र नहीं आती। शहर का गुबार, धुआं और कारखानों, मोटरों और रिफाइनरी की वजह से आलूदा माहौल इन रोशनियों को ज़मीन की सतह से ऊपर उठने ही नहीं देता। और अगर कहीं रोशनी की कोई किरण इस गलीज और दबीज तह को चीरने में कामयाब हो जाए तो फिर कोहरा, बादल और बर्फ़बारी इसे रास्ते में रोक लेते हैं। मेरे और शहर तेहरान के दरमियान फासला नहीं बल्कि बुलंदी हाइल है। सुना है तेहरान में इनकलाब के आसार पाए जाते हैं। जिस दिन इनकलाब आ गया उस रोज़ को अल्बर्ट्स की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। तीसरी मंजिल पर तामीर का काम जिस हालत में होगा उसे वहीं छोड़कर मैं झूले से फ़ौरन नीचे उतरूँगा और जहाँ झूले का सफ़र ख़त्म होता है वहाँ से पैदल शहर की तरफ रवाना हो जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इनकलाब की सूरत कैसी होती है। मैं स्विट्ज़रलैंड का बाशिंदा हूँ। हम लोग बड़े नातजर्बाकार हैं। सदियों से हमने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई इनकलाब नहीं देखा। गैर जानिबदारी और खुशहाली के झूले में बैठे हुए फ़िज़ा में मुअल्लक़ हैं। ज़मीन से दूर, समंदर से बहुत दूर, गारों और खाइयों से बहुत ऊपर, बर्फ़ से ढकी चोटियों से बस ज़रा ऊपर। आरसीडी के सफ़र खर्च के कानून में एक शक ऐसी है कि 2 साल के बाद अहलो अयाल के सफ़र की सूरत में एक माकूल रकम मिल जाती है। बस ज़रा तावील से काम लेना पड़ता है। एक खामोश और सादा से कारकुन ने अर्जदाश्त पेश की। उस कानून के तहत उसके छोटे छोटे बच्चों को रावलपिंडी, कोयटा, दालबंदीन, जाहदान के रास्ते रेल से और जाहदान, किरमान, यजूर, काशान और कुम के रास्ते तेहरान तक बस के ज़रिए सफ़र करने और 1 हफ्ते बाद इसी रास्ते से वापस जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हवाई सर्विस का कोई एतबार नहीं है। सफ़र खर्च अलबत्ता हवाई सफ़र का दिया जाए। मैंने नक्शा मंगाया और मौजूदा हालात में सफ़र के ख़तरात से आगाह करने के बाद उनसे सिर्फ इतना पूछा, आपको बचत अजीज़ है कि बच्चे? वो करीब करीब रो पड़े। बास फिर भी नहीं आया। भीगी पलकों को कोट की आस्तीन से खुश्क करते हुए कुछ इस तरह दरख्वास्त करने लगे जैसे मैं 3000 किलोमीटर रास्ते को लपेट कर मुख्तसर कर सकता हूँ और हंगामों को हुक्म दे सकता हूँ कि उनके बच्चों के क़याम तक ठहरे रहें। मैं कवायद की रूह से उनको सिर्फ $1000 दे सकता था। वो मैंने दे दिया। दफ्तर के सामने एलिज़ाबेथ बुलेवार पर गोलियां चल रही हैं। किसी जनाजे पर झगड़ा हो रहा है। हुकूमत इस जनाजे पर ईरान का परचम डालना चाहती है। लोग एतराज़ करते हैं। वही ज़िबा भी करे है, वही ले सवाब उल्टा। ये कैसे हो सकता है? कौमी हुकूमत कहती है कि हो सकता है। बात बढ़ जाती है। नौजवान सड़कों पर आ जाते हैं। मज़ाहिरा ख़याबान पहलवी, आइज़नहावर और तख्त जमशेद तक फैल जाता है। टायर जल रहे हैं। धुएं के स्याह बादल उठ रहे हैं। गोलियां मामूल से ज़रा ज़्यादा चल रही हैं। अफवाहें मामूल के मुताबिक हैं। सुना है जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया था उस फौजी अफसर को 2 मातहत सिपाहियों ने मार डाला है।
फ़ौज में इस तरह की छोटी छोटी मकामी बगावतों का चर्चा अब आम है। ईरान जल रहा है। यही वजह है कि अमरीकी हफ्तावार रंगीन बातस्वीर रिसाला टाइम ने चंद ही दिनों के बाद दूसरी बार सरवरक पर शाह की जलती हुई तस्वीर लगाई है। पहली बार शाह की तस्वीर को मुजाहिरीन आग लगा रहे थे। इस मरतबा शाह की तस्वीर कालीन पर बनी हुई है और कालीन जल रहा है। कालीन एक इस्तारा है ईरान और उसकी मईशत के लिए। रिसाला कहता है अब ईरान बदून शहनशाह वाली पॉलिसी का ज़माना आ गया है। मगर अमरीकी हुकूमत में कुछ लोग अभी तक इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अमरीका तो फिर एक फासले पर वाक़ है। खुद यहाँ तेहरान में कुछ शाह परस्त ऐसे हैं जो शाह की रुखसत की बात करो तो आस्तीन पकड़ लेते हैं। वो हफ्ता जो इस उम्मीद के साथ शुरू हुआ था कि खेल ख़त्म हो गया है, जीतने वाले जीत गए और हारने वाला हार गया है, वो इस खदशे पर ख़त्म हुआ कि मुकाबले का एक खून रेज दौर भी बाकी है। सुलह सफाई की उम्मीद कम है, खून खराबे का खदशा ज़्यादा है। अहले वीरान मुतज़ब्ज़ब है, ईरान मौल्लक है। अगले चंद हफ्ते तेहरान के बाशिंदों के आजकल सिर्फ दो मशगले हैं, तज़ाहिरात या कतारबंदी। जगह जगह हंगामे हो रहे हैं। जिस जगह हंगामा ना हो वहाँ लोग कतार बना लेते हैं। हंगामा वहाँ तक पहुँच जाए तो कतार छोड़कर इसमें शामिल हो जाते हैं। हंगामा ख़त्म हो जाए या किसी और तरफ निकल जाए तो लोग दोबारा कतार में खड़े हो जाते हैं। आज मैं दफ्तर से घर जाते हुए गिनती करता हूँ। 1 हंगामा, 3 जुलूस, 10 कतारें। हंगामे की वजह से हमेशा रास्ता बदलना पड़ता है। जुलूस की वजह से मोटर को खड़ा या आहिस्ता करना पड़ता है। कतार की वजह से सफ़र के रुख और उसकी रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ता। सुबह से शाम तक जगह जगह कतार बंदी हुई है। कतारों की 3 किस्में हैं और इनकी लंबाई से पता चल जाता है कि यह कतार किस किस्म की है। एक कतार मुख्तसर होती है, उसमें खामोश लोग खड़े होते हैं। दूसरी कतार तवील होती है, शामिल होने वाले बेजार और थके हुए नज़र आते हैं। तीसरी कतार सबसे लंबी होती है, इसमें शामिल होने वाले मर्द, औरत और लड़के बाले मुस्तरिब और परेशान नज़र आते हैं। तवील तरीन कतार उन लोगों की है जो पासपोर्ट और वीज़ा हासिल करना चाहते हैं ताकि मुल्क छोड़कर जा सकें। तवील कतार पेट्रोल हासिल करने वाले मोटर सवारों की होती है। मुख्तसर कतार नान ख़रीदने वालों की होती है। हड़ताल कामयाब नहीं रही। ऐलान अगरचे पेरिस से हुआ था, मगर अखबार, फ़ोन और टेलेक्स के बंद होने की वजह से मुख्तलिफ अफवाहें गश्त करती रहीं। हड़ताल है, हड़ताल नहीं है, पता नहीं हड़ताल है कि नहीं है। आखिर इस वक्त हड़ताल की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत पड़ी तो चेहरों पर ज़ोर बांधेंगे। तासुआ और आशूरा के मज़ाहिरों के बाद महज एक गुफ्त शरीर से काम बन जाना चाहिए। करीम संजाबी कहते हैं कि अज़ाए अमूमी की तकरीब सड़कों पर नहीं बल्कि घरों के अंदर मनाई जाए। सियासतकार अब परेशान है। ये तहरीक उनके हाथों से निकलकर रूहानियों के हाथों में चली गई है। बाएं बाजू के तालिब इल्म खुलकर कह रहे कि बीज हमने बोया, अपने खून से आबियारी हमने की और फसल अहले जुब्बा और दस्तार काट के लिए जा रहे हैं। एक सफारतकार कहता है इनकलाब को मजहबी रहनुमाओं ने हाईजैक कर लिया है। शायद इसीलिए बहुत से तबके हड़ताल को नाकाम बनाना चाहते हैं। अज़रा का वो ऑपरेशन जो चंद माह पहले मेरी गैर मुल्की सफरी मसरूफियात की वजह से मुलतवी हो गया था, बखैर तमाम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह।